26 नवंबर 2008 मुंबई की एक आम सी रात, लेकिन कुछ ही घंटों में ये रात इतिहास की सबसे खौफनाक रातों में बदलने वाली थी। एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 10 आतंकवादी, 5 जगह और करीब 60 घंटे का आतंक। आज मैं बात करने वाला हूँ 2008 में हुए उस खौफनाक मुंबई अटैक की। ये हमला कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई महीनों की प्लानिंग थी। और ये प्लानिंग थी पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप लश्कर-ए तैयबा की। एक शाम मुंबई में सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक बोट जो मुंबई की बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, जिसमें 10 लोग सवार होते हैं। ये लोग सामान्य कपड़े पहने, हाथों में कलावा बांधे और पीठ पर बैग लिए होते हैं। इनकी जो बोट है वो मुंबई के कोलाबा पहुंचती है, और कोलाबा पहुंचने के बाद जो 8 लोग होते हैं वो वहीं उतर जाते हैं, और जो 2 लोग होते हैं वो बोट में ही बैठे रहते हैं। ये जो 2 लोग हैं वो बोट में इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि इनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, यानी कि इनको जो जगह बताई गई थी, अगर ये लोग टैक्सी से जाते तो शायद ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती, बजाय अगर ये बोट से ही चले जाएं। जब ये 8 लोग बोट से नीचे उतर रहे होते हैं, वहां एक फिशरमैन कॉलोनी होती है। तो वहीं पे एक शख्स जिसका नाम भरत तांबरे होता है, वो इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आ रहे हो। तो इनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्हीं में से जो कसाब होता है वो चिल्लाकर बोलता है कि अपने आप से काम रखो, जिससे जो भरत तांबरे थे उनको थोड़ा सा शक हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दे देते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो लोकल पुलिस होती है वो इनको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती। अब ये जो 8 लोग उतरे थे, ये अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनको पहले से ही सब इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि तुम लोगों को कहाँ कहाँ जाना है। इनकी मेन 5 लोकेशन थी: ताज होटल, ओबेरॉय होटल, सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस। इसमें से अजमल कसाब और इस्माइल खान, इनको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाना था। शोएब और नाजिर अहमद को लियोपोल्ड कैफे, जावेद और हफीज अरशद को ताज होटल, इमरान बाबर और नासिर को नरीमन हाउस, और फहदुल्ला और अब्दुल रहमान को ओबेरॉय होटल। अब इसमें से जो कसाब और इस्माइल होते हैं वो मेन रोड से टैक्सी लेते हैं और सीधे सीएसटी की तरफ निकल जाते हैं। और जिस टैक्सी से ये जा रहे होते हैं उस टैक्सी में ये एक बॉम्ब भी फिट कर देते हैं। और जैसे ही ये सीएसटी पहुंचते हैं, सीएसटी उतरने के बाद ये सबसे पहले वहां एक वॉशरूम खोजते हैं, वहां अपनी मैगजीन लोड करते हैं। और जैसे ही ये वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, वहां जो स्टेशन पर लोग होते हैं उन पर अनाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। और जब कसाब जो लोगों पर गोलियां बरसा रहा होता है, इस तरीके से हंस रहा होता है जैसे कि कोई वीडियो गेम चल रहा हो। ये लगभग 9:30 बजे के आसपास सीएसटी में घुसते हैं और 10:45 तक लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं, और लगभग 6 से 7 मैगजीन और एक ग्रेनेड से भरा पूरा बैग खाली कर देते हैं। इस पूरे सीएसटी अटैक में 58 लोगों की जान चली जाती है और 104 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उसके बाद जब ये सीएसटी स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो ये रोड पर टैक्सी वगैरह ढूंढने लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि रोड पर कोई नहीं दिख रहा होता है, तो ये लोग पैदल ही चलना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों को पाकिस्तान की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले थे कि सीएसटी से निकलने के बाद तुम लोगों को मालाबार हिल्स की तरफ जाना है और वहां जाके लोगों को अटैक करना है। इसी बीच मुंबई कंट्रोल रूम से हेमंत करकरे, जो मुंबई पुलिस एटीएस के हेड थे, उनके पास एक कॉल आता है कि मुंबई पर अटैक हो चुका है। तो ये क्या करते हैं कि तुरंत सीएसटी की तरफ निकल पड़ते हैं, और इनके साथ एसीपी अशोक कामते और विजय सालस्कर भी होते हैं। जैसे ही सीएसटी पहुंचते हैं, सीएसटी पहुंचने के बाद इनको पता चलता है कि जो आतंकी हैं वो कामा हॉस्पिटल के बगल वाली गली में फायरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये तुरंत अपनी कार को कामा हॉस्पिटल के बगल वाली गली में मोड़ लेते हैं। जब ये आ रहे होते हैं तो कसाब और इस्माइल खान इनको आते हुए देख लेते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही कार इनके पास आती है, उस कार पर लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, और पूरी 2 मैगजीन सिर्फ एक कार पे खाली कर देते हैं, जिसमें हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामते और विजय सालस्कर और उनके साथ 4 पुलिस वाले वहीं पर शहीद हो जाते हैं। क्योंकि इनको टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो ये क्या करते हैं, जिस कार से हेमंत करकरे आए थे उनकी बॉडी को नीचे फेंक देते हैं और उसी कार को लेकर मालाबार हिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब तक क्या होता है कि जो पुलिस होती है उनको पता चल जाता है और वो रोड पर हाई बैरिकेडिंग लगा देती है। लेकिन जब इन दोनों को पता चलता है कि ये लोग बैरिकेडिंग पार नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या करते हैं कि वहां जो पुलिस वाले मौजूद रहते हैं उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उधर से पुलिस की तरफ से भी रिटेलिएशन में गोली चलती है, जिसमें कसाब और इस्माइल खान दोनों को गोली लग जाती है और दोनों पकड़े जाते हैं। और इस रिटेलिएशन में तुकाराम ओमले, जो कि मुंबई पुलिस में एएसआई बने थे, वो वहीं पे शहीद हो जाते हैं। और जो इस्माइल खान और कसाब को गोली लगी थी, कसाब तो पकड़ा जाता है, लेकिन इस्माइल खान हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जो इनके बाकी ग्रुप थे वो सेम टाइम पर सेम चीज को अंजाम दे रहे थे, जैसे कि शोएब और नाजिर, जो कि लियोपोल्ड कैफे की तरफ निकले थे, वो भी जिस टैक्सी से जा रहे होते हैं उसमें एक बॉम्ब फिट कर देते हैं, और जब लियोपोल्ड कैफे आता है तो वहीं उतर जाते हैं, और लियोपोल्ड कैफे में घुसते ही अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं जो वहां लोग प्रेजेंट होते हैं उन पर। इस लियोपोल्ड कैफे में 11 लोगों की जान चली जाती है और 28 लोग बुरी तरह घायल होते हैं। उसके बाद जो शोएब और नाजिर होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि अब तुम्हें ताज होटल की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये क्या करते हैं, ताज होटल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पर हफीज और जावेद को भेजा गया था। अब ये चारों ताज होटल में घुसते हैं, तो ताज होटल की लॉबी में जाने के बाद वहां जो लोग प्रेजेंट होते हैं
उन पर अनाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते। उसी टाइम पर गौतम अडानी, जो दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शरीफ के साथ डिनर कर रहे थे, बिल पे करने के बाद गौतम अडानी उसी लॉबी की तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ गोलियां चल रही होती हैं। तभी इनके पास एक कॉल आती है कि सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग और होनी है। तो ये उल्टा लॉबी से उसी तरफ बढ़ने लगते हैं जिस तरफ से आए थे। लेकिन गोलियों की आवाज इतनी ज्यादा होती है तब तक स्टाफ को और इनको पता चल जाता है कि नीचे गोलियां चल रही हैं। तो जो स्टाफ होता है वो इनको बेसमेंट में ले जाता है और वहां से इनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। और जो चारों आतंकी होते हैं वो लॉबी से अब ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग 6th फ्लोर पर पहुंचते हैं। एक्चुअली इनको एक रूम की जरूरत थी जहां से ये लोग बात वगैरह कर सकें पाकिस्तान से। तो ये क्या करते हैं, ये रूम नंबर 520 में घुस जाते हैं और उसको एज ए कंट्रोल रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं, इसमें 30 लोगों की जान चली जाती है। उधर इमरान, बाबर और नासिर जो कि नरीमन हाउस की तरफ निकले थे, ये नरीमन हाउस पहुंचते हैं और नरीमन हाउस की जो पार्किंग होती है वहां बॉम्ब लगा देते हैं। लेकिन वहां ये किसी को मारते नहीं है, बल्कि जो नरीमन हाउस में लोग प्रेजेंट होते हैं उनको बंदी बना लेते हैं ताकि ये लोग इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएशन कर सके। ये बहुत कोशिश करते हैं नेगोशिएशन करने की, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। तो ये लोग गुस्से में आ जाते हैं और नरीमन हाउस में ये 9 लोगों की जान ले लेते हैं और 7 लोग बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। और इनका जो 5वां ग्रुप था जिसमें फादुल्ला और हफीज हर्षद थे, जो ओबरॉय होटल की तरफ गए थे। ओबरॉय होटल में घुसने के बाद ये लगातार लोगों पर गोलियां चलाते हैं, हथगोले फेंकते हैं, जिसमें 35 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद जब चीजें हद से पार चली जाती हैं तो जो मुंबई गवर्नमेंट है वो हरकत में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगती है कि एनएसजी कमांडो भेजो, और दूसरा मरीन कमांडो को भी इन्फॉर्म कर देते हैं जिसको मॉर्कोस कमांडो बोलते हैं। उसका एक बेस मुंबई में प्रेजेंट होता है तो ये उनको भी इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होती हैं। दिल्ली में 360 एनएसजी कमांडो आने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन जिस एयरक्राफ्ट से इनको मुंबई लेकर जाना होता है वो दिल्ली में प्रेजेंट ही नहीं होता है। वो चंडीगढ़ के किसी एयरपोर्ट पर खड़ा रहता है। उसके 1-1.5 घंटे बाद डिसाइड होता है कि दिल्ली में एक और एयरक्राफ्ट अवेलेबल है जो कि पालम एयरपोर्ट पर खड़ा है। लेकिन समस्या ये होती है कि जो पालम एयरपोर्ट पर जो एयरक्राफ्ट खड़ा था उसमें सिर्फ 120 कमांडो ही आ सकते थे। अब ये डिसाइड करने में कि क्या किया जाए 2.5 से 3 घंटे बीत जाते हैं और लास्ट में डिसाइड होता है कि 120 कमांडो ही जाएंगे। 28 सितंबर की सुबह ये जो कमांडो होते हैं वो मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और ये 3 ग्रुप ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओबेरॉय होटल जहां फादुल्ला और हफीज थे उनको ये कमांडो 28 की सुबह 7 बजे मार देते हैं। उसके बाद 28 की शाम 8:30 बजे नरीमन हाउस में जो आतंकी थे दूसरा ग्रुप उनको पूरी तरह ढेर कर देता है। उसके बाद जो एनएसजी कमांडो का तीसरा पेयर होता है जो कि ताज होटल की तरफ बढ़ा था, 29 नवंबर की सुबह 9 बजे उन 4 आतंकी को ढेर कर देते हैं। और इस रिटेलिएशन में हमारी तरफ से भी राहुल सिंधे और संदीप उन्नी कृष्णन शहीद हो जाते हैं। लगभग 60 घंटे ये ऑपरेशन चलता है और ये जो पूरा मुंबई अटैक हुआ था इसमें 175 लोगों की जान चली जाती है और 300 से ज्यादा बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये एक ऐसा अटैक था जो आज भी डराता है। धन्यवाद।